एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्त्री लाइफ विथ स्टडी। स्त्री लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आज कोई भी स्टडी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास है साइंस की बुक, एनसीईआरटी की बुक है, और यहाँ पे मेरे पास है बीपीएससी का क्वेश्चन जो कि 3.0 में आया था, वो क्वेश्चन मेरे पास है। तो मैं आपको इस बुक से दिखाती हूँ कि कैसे लाइन बाई लाइन क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 3.0 में, और अदर किसी बुक से नहीं पूछा गया था, इस बुक से पूछा गया था। मैं आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन बताऊँगी, और सारे क्वेश्चन इससे और 10th क्लास के ही बुक से है, एक्स्ट्रा किसी भी बुक से नहीं है। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन एक है आपका, एक क्वेश्चन आया था इसमें, विच क्वेश्चन थोड़ा सर्च करना होगा क्योंकि मैं उतना भी सर्च नहीं की हूँ। एक क्वेश्चन मोमबत्ती वाला आया था, देखो हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ना, मोमबत्ती जलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि होती है? रासायनिक भौतिक जलना। ओके, ये 9th क्लास का बुक है और ये 2nd चैप्टर में ये लाइन दिया हुआ है। ओके, देखो 2nd चैप्टर में ही ये लाइन, हाँ मैंने यहाँ पे किया था। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। देखो एकदम एग्जैक्ट लाइन दिया हुआ है ये वाले क्वेश्चन का। ऐसे ही ना बहुत सारे, जैसे ये टिंडल प्रभाव का है तो यहीं पे टिंडल प्रभाव का भी दिया था, इसी चैप्टर से टिंडल प्रभाव के का भी दिया था। यहाँ पे देखो टिंडल प्रभाव, इसी चैप्टर से मैंने देखा था टिंडल प्रभाव का, टिंडल प्रभाव का। चलो पहले मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाती हूँ। एक जो है ना क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसका ये लाइन है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रहता है, इसे आकर्षण बल सामर्थ्य में अलग अलग किया जाता है। एक ये था लाइनिंग, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ब्लैक से लाइन किया गया है, किसी ठोस वाला जो क्वेश्चन है उसका। मैं ये वाला देखो, जब कोई इसी मोमबत्ती के ऊपर वाले में जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या रहता है? तो वही रहता है। ये मेरा गलत हो गया था, बट तापमान वही रहता है, समान रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। तो एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन कर रहे हो, अगर आप 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चे के गलत हुए हैं, बहुत के सही हुए होंगे, मेरे भी गलत हुए हैं, तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना, सब बोल रहे थे कि पता नहीं वो कहाँ से पूछा गया है, आउट ऑफ सिलेबस टाइप से सब कह रहे थे, बट वो भी मुझे मिल गया। जैसे ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने नन ऑफ टेबल लगाया था, इसका 25 होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका साउंड चैप्टर से है, अब वो भी लाइन लिया गया है, साउंड चैप्टर इसी में होगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये वाला तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे। क्वेश्चन देखो 5, आप क्वेश्चन भी देखो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं, क्वेश्चन ये है ना। आंसर देखो कहाँ गया, हाँ, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 के किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। यहाँ पे 25। इसीलिए मैं आपको तो यही कहूँगी कि अगर आप 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो 9th 10th का ना आपको बुक अच्छे से पढ़ना होगा। अगर 9th 10th का बुक आप अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट वाला जो आपका है ना, उसमें आपका नंबर बहुत अच्छा ही आएगा। उसके बाद ये पीपीएल मैंने ये वाला तो बता दिया था, ये वाला ना इससे प्रीवियस वाले में मैंने ये बताया था बायोलॉजी का, और ये दोनों भी ना क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का है, मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये वाला, हाँ, एक कार का भीड़ भारी सड़क पर चलना किसका उदाहरण है? तो इसका है गैर समान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये भी आपका दिया हुआ है 2nd चैप्टर नहीं, 8 नंबर चैप्टर में। 8 नंबर चैप्टर में मैंने ये देखा था, 8 नंबर चैप्टर में आपका ये कार वाला आया था। हाँ, इसमें दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म के उदाहरण है। और क्वेश्चन देखो कितना, मतलब इतना इजी। मेरे से बस एक मिस्टेक हुआ ना कि मैंने एनसीईआरटी को उतना अच्छे से पढ़ा नहीं, उतना अच्छे से मैंने एनसीईआरटी को फोकस किया ही नहीं। अगर मैं इसको करती ना तो मुझे लगता था कि जो और मेरे नंबर ना अच्छे खासे बढ़ते। इसके बाद आप ये ऑक्सीजन वाला भी तो इसमें था ही, जितने भी है ना सब आप 9th और 10th का ही है, इससे ऊपर एनपीके का सबका सही होगा, बट ये भी इसी बुक का है। आप 9th का और 10th का अगर बुक पढ़ लोगे ना तो आपका 4.0 में ना मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। सब्जेक्ट जो है 80 नंबर का है, वो आपका बहुत ही, मतलब कि 80 में आप 70 एवं ला सकते हो। इसीलिए किसी की बातों में मत आओ, एनसीईआरटी बुक को ओपन करो, आप एक बार रिवीजन करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कहे ना कि मतलब कि चीज़ें जो है ना वो लिमिट रखो, और उसको 100 बार भी पढ़ लो ना तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अगर आप ये पढ़ लोगे ना 9th और 10th का, अगर आप 9th 10th के लिए प्रिपरेशन करो तो 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक को रट जाओ, हर एक पॉइंट, हर एक पेज को ना अपने माइंड में बैठा के रहो। मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि क्वेश्चन यहीं से सेट हो रहा है, और आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो है यहीं से सेट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का अभी कोई पर्पस था नहीं, बट मैं सोची कि अगर ये चीज़ मुझे मिल रही है ना तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग मेरी तरह ना दूसरे चैनल पर या फिर कहीं और दूसरे बुक में भटको नहीं। मुझे जो भी
न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर मैं खुद सर्च करती हूँ कि आखिर क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। तो मैंने बहुत टाइम से ये सब देख रही थी कहाँ से पूछ रहा है, गूगल से पूछ रहा है या यहाँ से पूछ रहा है, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है ना उठा के पूछा, जिसका प्रूफ भी मैं आपके साथ शेयर की, जो आपको मैंने अभी दिखाया। बहुत सारे, जैसे इस ये वाला पूछा था ना, इमल्शन सॉरी कोहरा वाला, धुआं वाला, वो वाला, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। आपका टिंडल प्रभाव के बारे में भी, प्रकाश का जो टिंडल प्रभाव है वो मुझे अभी दिख ही नहीं रहा है, नहीं तो मैं वो भी आपके साथ अभी शेयर करती। ये दूध का क्रीम का पूछा हुआ था, ये सॉरी कहाँ गया, हाँ, दूध क्रीम का जो कोलाइडी विलियन वाला पूछा था। उनको क्वेश्चन भी मैं दिखा ही देती हूँ, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन कहाँ है पूरा। हाँ, कोलाइडी विलियन वाला भी पूछा था क्वेश्चन, इसमें पूछा था, नहीं तो 6 क्लास वाले में पूछा था, बट वो पूछा था। ये तो आपका सोनोरस वाला पूछा था, आपका कहते हैं क्लास 10 से पूछा था। और आप बोलोगे तो मैं सारे एक एक क्वेश्चन को मैं ढूंढ के बता दूंगी कि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से पूछे थे और उसके ऑप्शन जो है एनसीईआरटी बुक से ही है। तो इसलिए आप लोग ना बुक को ही पढ़ो। अगर 4.0 में अगर आप पास होना चाहते हो तो बुक को पढ़ो, और मैं भी बुक को ही पढ़ूंगी और ये जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे क्या पढ़ाई कर रही हूँ। और डेली एक स्टडी ब्लॉग जो होती है ना, मेरी स्टडी रूटीन है, मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। आज मुझे ये वीडियो शेयर करनी थी क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, जब मुझे पता है तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनको ज़रूर बताऊँगी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग कह रही हूँ, सॉरी, इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलूंगी किसी और स्टडी ब्लॉग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और इस बात पे ना ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले एनसीईआरटी जो भी सब्जेक्ट है आपका, डजेंट मैटर कि आपका साइंस ही सब्जेक्ट होगा, जैसे मुझे साइंस में मिल रहा है, मेरा सब्जेक्ट साइंस है, जिसके हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट होंगे उसको उसमें मिलेंगे। तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के देख लो, और जिस क्लास का आप एग्जाम दे रहे हो वो क्लास का बुक ओपन करके देखो, और उसके बाद आप मिलाओ और उसको पढ़ो। आपका एक बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसी के साथ अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बाय।